हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हर्षित। स्क्वायर वन पर आप सभी का स्वागत है। और आज से मैं बोर्ड पर वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं पेन एंड पेपर मोड पे वीडियोस कर रहा था, लेकिन अब से मैं बोर्ड पर करूंगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 11 मेंसुरेशन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात आती है कि मेंसुरेशन क्या है और इसे हम क्यों पढ़ते हैं। मेंसुरेशन एक सब्जेक्ट में बिलोंग करता है, मैथ्स के अंदर ही एक सब्जेक्ट में बिलोंग करता है जिसे हम कहते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब होता है कि जो भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, जब भी हम मैथ्स में ज्योमेट्रिकल शेप्स की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, तो ज्योमेट्री के अंदर ही ये सब्जेक्ट आता है या ये चैप्टर आता है जिसको हम कहते हैं मेंसुरेशन। ठीक है, उसी के अंदर ये ब्रांच में होता है। तो मेंसुरेशन का मीनिंग क्या होता है? मेंसुरेशन का लिटरल जो मीनिंग होता है वो होता है एक्ट ऑफ मेजरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं या ये देख लेते हैं कि मेंसुरेशन का मीनिंग क्या होता है। अगर हम मेंसुरेशन का लिटरल मीनिंग की बात कर रहे हैं तो वो होता है द एक्ट ऑफ मेजरिंग, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं कि नापना या फिर मापना। ठीक, किसी भी चीज को मेजर करना उसको हम कहेंगे मेंसुरेशन। ये इस सब्जेक्ट में बिलोंग करता है। अब बात है कि हम मेंसुरेशन क्यों पढ़ते हैं। मेंसुरेशन पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अगर आप सोचें कि आप डे टू डे लाइफ में क्या क्या करते हैं, क्या चीजों को मेजर करते हैं, तो आप पूरे दिन में कई ऐसे काम करते हैं जिसमें हमें इस सब्जेक्ट की या इस चैप्टर की जरूरत होती है। जैसे कि सबसे बेसिक एक जनरल चीज मैं बताता हूं कि आप सब्जी लेते हैं। ठीक है, घर में खाना बनता है, उसके लिए आप वेजिटेबल्स लेते हैं। वेजिटेबल्स को लेने जाते हैं तो उसको मेजर करके ही लेते हैं, है ना। जैसे कि 1 kg 2 kg या हाफ kg, इसी तरीके से मेजर करके आप चीजों को करते हैं। या वेजिटेबल्स लेते हैं या कोई भी चीज लेते हैं। आपके कपड़े हैं, मान लीजिए आप क्लोथ्स लेने जाते हैं तो क्लोथ्स का भी एक साइज होता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, इस तरीके से। या शर्ट का साइज होगा आपका 24, 26, 28, इस तरीके से कोई नंबर होता है ना। तो हर चीज मेजर करके है। अगर हम बात करें कि आप फूड पैकेट्स खरीदते हैं, मान लीजिए कुरकुरे या चिप्स कोई खरीद रहे हैं, तो वो चिप्स भी तो मेजर्ड होते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है किसी पैकेट में बहुत ज्यादा चिप्स आ गए और किसी में बहुत ही कम हो गए, है ना। तो वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में ही मेजर्ड वे में होता है। ठीक है, तो ये दो जगह हो गई। उसके अलावा आप मान लीजिए आपके घर में रह रहे हैं या किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो जो भी बिल्डिंग है ना, उस बिल्डिंग को किसी ने खरीदा होगा, बनाया होगा। ठीक है, जब आप खरीदने गए होंगे या जो भी ओनर होगा वो खरीदने गया होगा, तो उसने एक पर्टिकुलर लैंड बताया होगा कि 200 स्क्वायर फीट, 300 स्क्वायर फीट, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट बनी होगी, ये मेजर हुआ। उसके बाद क्या हुआ, आर्किटेक्ट आया, आर्किटेक्ट ने मैप बनाया, उसने क्या बताया कि 20 इंचेस पर विंडोज होगी, इतनी लेंथ होगी एक रूम की, ये कॉरिडोर होगा। तो इस तरीके से ये पूरा आर्किटेक्ट ने मैप बनाया। उसके बाद क्या हुआ, यहां भी सब मेजर हुआ ना, है ना। उसके बाद ब्रिक्स होंगी, सीमेंट होंगी, वो सब मेजर होके आएगा, अकॉर्डिंगली आएगा कि कितने बैग्स चाहिए सीमेंट, कितनी ब्रिक्स चाहिए। उसके बाद पेंटिंग होगी, पेंटिंग में भी पेंटर जब आएगा वो पूरा मेजर करेगा कितने स्क्वायर फीट एरिया है, तो पूरा वॉल का एरिया मेजर करेगा जितनी भी जगह पेंट होना है। यहां पर उसने क्या मेजर करा, एरिया मेजर करा। ठीक, तो ये सब जगह आप देख रहे हो कि यहां पर हर जगह हमें मेंसुरेशन या फिर मेजर करने की जरूरत पड़ रही है। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम भी मेजर करते हैं हम। जैसे कि आपका वाटर टैंक है, घर पे ऊपर वाटर टैंक रखा होगा 500 लीटर्स का या 1000 लीटर्स का या जितने का भी होगा, कहीं से भी पानी तो आ ही रहा होगा, स्टोर होगा, उसका एक वॉल्यूम होता है पर्टिकुलर, 500 लीटर्स, 1000 लीटर्स। तो ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो हर जगह आपको ना मेजर करने की जरूरत है। हर चीज हम मेजर कर रहे हैं दिन भर में। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे नहीं पता कौन सा है, लेकिन ये चैप्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अब हमने ये जान लिया कि मेंसुरेशन क्या है और मेंसुरेशन हम क्यों पढ़ते हैं। तो आइए चल के देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम कुछ चीजों का रिवीजन करेंगे जो हम पीछे की चीजें जानते हैं, अपनी नॉलेज टेस्ट करेंगे। ठीक, तो उस पर बेस्ड हमारी पहली एक्सरसाइज हो जाएगी। उसके बाद हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उस पर बेस्ड हम सेकेंड एक्सरसाइज कर लेंगे। फिर आ जाएगा सरफेस एरिया, हम सरफेस एरिया पढ़ेंगे, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, इन तीन चीजों का पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज आ जाएगी। फिर हम पढ़ेंगे वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम और वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, तो वो भी क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का पढ़ेंगे। उसके बाद हम लास्ट एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से हम पीछे की चीजों को रिकॉल करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप पढ़ चुके हैं एरिया, पढ़ चुके हैं और पेरीमीटर पढ़ चुके हैं आप किसका, बेसिक फिगर का, बेसिक शेप्स का, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, इनका आप एरिया और पेरीमीटर आप जानते हैं।
ठीक है, क्लोज्ड प्लेन फिगर होती है। ये कौन सी फिगर होती है? क्लोज्ड प्लेन फिगर। क्लोज का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल बंद हो गया, जो चीज बंद है वो क्लोज्ड हो गई है ना। और प्लेन का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल ही साधारण। प्लेन का मतलब क्या होता है? सिंपल सी चीज है, यानी कि ऐसी शेप जिसमें लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। जैसे कि ये हो गया, तो इसमें लाइंस एक दूसरे को कट कर रही है, ओवरलैप कर रही है, तो ये चीज हो गई, ये प्लेन नहीं है। ठीक है, प्लेन क्या हो गया? ऐसी चीज हो गई। ट्राइंगल, तो इनका आप ऐसी ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन चीजों का आप पेरीमीटर पढ़ चुके हो, आप एरिया पढ़ चुके हो, सर्कल का पढ़ चुके हो। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? पॉलीगन्स, क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम, इस तरीके की थोड़ी और कॉम्प्लेक्स शेप्स को। ठीक है, कॉम्प्लेक्स तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इससे आगे की शेप्स को, ये चीजें पढ़ेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं पीछे की चीजें। अब मैंने एक ये डायग्राम बना दिया है, ठीक है, और यहां पर मैंने इन डायग्राम्स के सामने इनकी शेप्स लिखी हैं, शेप्स के नाम लिखे हैं, करेक्ट ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो एरिया लिखा है वो इनकरेक्ट ऑर्डर में है, तो उसको हमें मैच करना है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारा फर्स्ट डायग्राम क्या है। ये रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा स्क्वायर बना हुआ है, उसके बाद ट्राइंगल है, फिर पैरेललोग्राम है और फिर सर्कल है। ये आप शेप्स जानते हैं, लेकिन हमें इनका एरिया बताना है कि किसका कौन सा है। देखिए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ए इंटू बी। ये ए है और ये बी है, तो ए इंटू बी कहां हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इसको हम मैच करा देते हैं। फिर हमारा सेकंड फिगर है स्क्वायर। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है? साइड का स्क्वायर या फिर साइड इंटू साइड, तो ए इंटू ए हो जाएगा, है ना। तो ये स्क्वायर को मैच करते हैं, ए इंटू ए। उसके बाद थर्ड फिगर क्या है? ट्राइंगल। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये ट्राइंगल है, ये बेस है, ये हाइट है, तो हाफ बी इंटू एच, ये हो जाएगा ट्राइंगल। तो ये रहा ट्राइंगल। उसके बाद है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का आप अगर एरिया जानते हैं तो वो होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। पैरेललोग्राम ये फिगर है और ये हो गया बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया पैरेललोग्राम। और लास्ट में है सर्कल। सर्कल की क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है? रेडियस। यहां पर रेडियस क्या है? बी, तो पाई आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? पाई बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर्कल। तो इस तरीके से आप ये एरियाज जानते हैं, इनको बताने की जरूरत नहीं है, ये सारे एरियाज आप जानते हैं पहले से ही, ठीक है। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं जरा सा। देखिए वैसे तो मेंसुरेशन में काफी चीजें होती हैं, हम काफी चीजों को मेजर करते हैं, ठीक है। दुनिया भर की चीजों को मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, वेट को मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये दुनिया भर की चीजें मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो मेंसुरेशन हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें हम केवल 3 ही चीजों को मेजर करेंगे, वो है लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। एरिया भी अलग अलग तरीके का होता है, वो हम देखेंगे बाद में, सरफेस एरिया क्या होता है। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं आपको कि हम 3 ही चीजों को मेजर करेंगे, ठीक। एक तो होता है लेंथ। लेंथ मेजर करना ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको कोई सिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीखे सिखाए हैं, ठीक। उसके बाद जो सेकंड चीज होती है वो होता है एरिया, ठीक है। जो सेकंड चीज है जो हम सीखेंगे वो होता है एरिया। उसके बाद थर्ड चीज जो हम देखेंगे वो होता है वॉल्यूम। तो ये 3 चीजें हम मेजर करते हैं। अब लेंथ के किस तरीके की फिगर में मेजर होती है, एरिया कैसी फिगर में मेजर होता है, और वॉल्यूम किस तरीके की फिगर में मेजर होता है, इसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं। जैसे कि लेंथ होती है ना, अगर आपने पढ़ा होगा डायमेंशन, 1D 2D 3D या 3 डायमेंशन, इस तरीके का वर्ड आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा शेप्स में, ठीक है। तो लेंथ जो होती है वो 1D ऑब्जेक्ट्स का ही मेजर होता है, 1D शेप्स का ही मेजर होता है। जैसे कि 1 डायमेंशनल या डायमेंशन का जो मतलब होता है वो होता है डायरेक्शन, ठीक है। आपको इसे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको एक आइडिया दे रहा हूं। तो डायमेंशन का मतलब होता है डायरेक्शन, कितने डायरेक्शन है फिगर में। तो जैसे कि मान लीजिए एक डॉट है, ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं, ये एक पॉइंट है बस। अगर आप सब कुछ भूल जाए, दुनिया भर की चीजों को भूल जाए, केवल एक डॉट को माइंड में रखें, तो वो केवल एक डॉट है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, या बस एक डायरेक्शन हम मान लेंगे, इससे ज्यादा नहीं, तो वो 1D पॉइंट हो गया, ठीक है। या आप एक लाइन को इमेजिन कर लीजिए, ऐसे मान लीजिए कि ये पेन जो है ये एक लाइन है, आप इसको पूरा एक पेन की तरह मत देखिए, केवल एक लाइन की तरह देखिए। आप सोचिए कि सब कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये है, तो इसका डायरेक्शन क्या है? सिर्फ यही डायरेक्शन है, ठीक। तो ये हो गया 1D या 1 डायमेंशन ऑब्जेक्ट। तो ऐसी चीजों का हम लेंथ मेजर करते हैं। कहीं भी कोई भी लाइन हो तो उसका हम सिर्फ लेंथ मेजर कर सकते हैं, कोई एरिया नहीं निकाल सकते, कोई वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। एरिया कैसी फिगर्स में आता है? वो आता है 2D शेप में, 2 डायमेंशनल शेप्स में,
टू डायमेंशनल क्या हो गई? ऐसी शेप्स जिनको हम पेपर पे या सरफेस पे बना सकते हैं। कोई भी सरफेस जो हो गया वो हो गया टू डायमेंशनल। जैसे कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड है टू डायमेंशनल, ठीक है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हो एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, ठीक है, ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई, तो ये इसमें दो डायरेक्शंस हो गए। तो ऐसे सरफेसेस को हम कहते हैं टू डायमेंशनल। या फिर मैं आपको कह दूं ये मेरा पाल्म है, ठीक है, ये मेरा हाथ है, तो ये भी एक सरफेस है ना, तो ये भी एक टू डायमेंशनल सरफेस हो गया। इस तरीके से हाथ कैसे भी कर दूं वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। ये बोर्ड को भी मैं कैसे कर दूं वो मैटर नहीं करता। तो ऐसी शेप्स को जिनको हम बोर्ड पे बना सकते हैं उसको हम टू डायमेंशनल कहते हैं। जैसे कि ये रेक्टेंगल बना दूं या स्क्वायर बना दूं या फिर ये ट्राइंगल या सर्कल, जो भी मैंने अभी शेप्स बनाए थे सारे टू डायमेंशनल थे जिनको हम बना सकते हैं। इनमें हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ तो कर ही सकते हैं, साथ में एरिया कर सकते हैं कैलकुलेट। कैसे? इनकी साइड्स मेजर करके, ठीक है। जो एरिया क्या होता है, जो भी हमारी साइड्स होती है, बाउंड्री होती है, उसके अंदर जो भी रीजन कवर्ड होता है उसको हम एरिया बोलते हैं। तो ये सब एरिया हो गया, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम किसमें होता है? अब इन ऑब्जेक्ट्स में वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं होता। वॉल्यूम का मतलब होता है कितनी स्पेस है अंदर, ठीक है, किसी चीज के अंदर कितनी स्पेस है, का मतलब है कि एक्चुअल स्पेस, रियल स्पेस, ये वाली नहीं जो बस आपको अंदर दिख रही है, इसमें फिगर में दिख रही है। मतलब कि जैसे आप, ये पेन है, ये सिलिंड्रिकल शेप्स में, ठीक है, ये नीचे से गोल है, ऊपर से गोल है, ये पूरा का पूरा ऐसी पाइप की तरह है, तो ये सिलिंड्रिकल शेप है, ठीक। कोई बॉक्स है या कोई बॉटल है, आप उसको ले सकते हो, या मैं वाटर बॉटल ले लूं, मान लीजिए ये वाटर बॉटल ले लेता हूं, तो ये भी सिलिंड्रिकल शेप में है। कोई और ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, तो क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, इनके बारे में हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। अब वॉल्यूम कैसी चीजों में निकलता है? वो एक्चुअल रियल चीजों में निकलता है, जो भी चीजों को हम उठा सकते हैं, देख सकते हैं, कोई भी चीज, उसके अंदर वॉल्यूम होता है। 3D शेप्स को कैसे बनाते हैं? ये 3D शेप्स में होता है, ठीक है, क्योंकि इनमें एक और डायरेक्शन ऐड हो जाता है, वो होता है हाइट का। लेंथ और ब्रेथ तो होती है, साथ में आ जाती है हाइट। ऐसी शेप्स को हम कैसे बनाते हैं? इस तरीके से बना के मैं दिखा देता हूं आपको, एक क्यूब दिखा देता हूं। तो वो बनने में तो ऐसे आता है, बट ये सिर्फ अभी सरफेस पे है ना, रियल में तो ये बॉक्स होगा, तो उसका हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज हो गई कि मेंसुरेशन में ये तीन चीजें पढ़ेंगे, लेंथ, एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। और वो किस में होता है? 1D, 2D, 3D। इसको बहुत ज्यादा डिटेल में आप मत जाओ, सुन लिया, अच्छी बात है, इसको आपको रटना नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक, पुराना ही जो आपने पढ़ा है उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, तो वो करते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया है, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ है 30 मीटर, ब्रेड या फिर विड्थ हम कह सकते हैं 20 मीटर, ठीक है। इसके अंदर ही साइड में एक पाथ दिया हुआ है जिसकी विड्थ है 1 मीटर, हर जगह से 1 मीटर पाथ है। इसके अंदर 2 फ्लावर बेड्स हैं, ठीक है, और एक शेडेड पोर्शन ये है ग्रास वाला पोर्शन, ठीक, अंदर ग्रास है। फ्लावर बेड मतलब जहां पे फूल लगे होते हैं, ठीक, उसकी लेंथ है 2 मीटर और विड्थ है या फिर ब्रेड्थ है 1.5 मीटर। दोनों फ्लावर बेड्स का सेम साइज है, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट कह रहा है वो है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द फेंस सराउंडिंग इट। अब उसकी फेंस की जो लेंथ हमें निकालनी है वो कैसे निकलेगी? उसका मतलब हो जाएगा कि हमें पूरी बाउंड्री चाहिए होगी। फेंस का मतलब क्या है कि पूरी बाउंड्री, पार्क के किनारे कोई बाउंड्री लगी होगी उसको हम फेंस कहेंगे। तो वो बाउंड्री की हमें लेंथ चाहिए, तो यानी कि हमें इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। आप जानते हैं कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ऐसा ही तो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला से लिखा है ना। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? लेंथ हो गई 30, ब्रेथ हो गई 20, तो इसको हम वैल्यूज लगाते हैं यहाँ पे 2 इंटू 30 प्लस 20। लेंथ प्लस ब्रेथ क्या हो जाएगा? 30 प्लस 20 हो जाएगा 50, तो 2 इंटू 50 हो जाएगा 100, ठीक है। तो 100 मीटर, यूनिट जरूर होता है लिखना, ठीक है, यूनिट जरूर लिखते हैं। तो ये हो गई लेंथ ऑफ फेंस। सेकंड पार्ट कह रहा है हाउ मच लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय द पार्क। लैंड ऑक्यूपाइड का मतलब है कि हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है, इस पार्क का एरिया। अंदर की बात नहीं हो रही, पूरे पार्क की बात हो रही है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ या फिर एल इंटू बी। लेंथ है 30 और ब्रेथ क्या है 20, तो 3 2 6 और ये 2 0 और लगा दिए, यूनिट लिख दिया मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका एरिया या फिर लैंड ऑक्यूपाइड बाय द पार्क। अब एरिया में आप जानते हैं कि हम यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर लेते हैं। ऐसे फॉर्मूले जिनमें सिर्फ
जो है साइड्स होती हैं सिर्फ ऐड हो रही है, मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, एक सिंगल साइड्स हैं बस, ठीक है। वैसे तो लेंथ और ब्रेथ दो साइड है, लेकिन ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो हम यूनिट सिर्फ ऐसे ही ले लेते हैं, मीटर सेंटीमीटर जो भी होता है। एरिया में क्या होता है कि दो साइड आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि उनकी यूनिट्स भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यूनिट्स मल्टीप्लाई होने से मीटर इंटू मीटर हो गया मीटर स्क्वायर। ऐसे जब 3 बार साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब, 4 बार साइड मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर की पावर 4, इस तरीके से यूनिट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। अब इसके बाद एक थर्ड और फोर्थ पार्ट है, 2 पार्ट और है, वो देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन में, देयर इज अ पाथ ऑफ 1 मीटर विड्थ दैट हैज टू बी सीमेंटेड, ठीक है। एक पाथ है जिसको हमें सीमेंटिंग करनी है, सीमेंटेड करना है। तो इफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड टू सीमेंट 4 मीटर स्क्वायर एरिया। अब अगर एक बैग सीमेंट का 4 मीटर स्क्वायर एरिया को ही सीमेंट कर पाता है, मतलब छोटा सा ब्लॉक ही कर पाएगा, हाउ मेनी बैग्स ऑफ सीमेंट वुड बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द सीमेंटेड पार्ट। तो कितने बैग सीमेंट के चाहिए होंगे कि हम पूरा जो सीमेंट, ये जो पाथ है पूरे को सीमेंट कर सकें, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, अगर आपको बैग्स कैलकुलेट करने हैं तो देखिए सबसे पहले तो आपको इस पूरे पाथ का एरिया कैलकुलेट करना होगा। एक बार एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या है कि आपको एक पाथ का एरिया पता है कि 1 बैग ऑफ सीमेंट जो है 4 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर कर लेता है। तो पूरे पाथ को कितने बैग्स कवर करेंगे हम डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पाथ कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा, आप जरा सोचो तब तक। एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा, सिंपल सा मेथड है। देखिए 2 मेथड हो सकते हैं। एक तो क्या करो कि आप यहां पर ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लो, रेक्टेंगल बना लो, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 रेक्टेंगल हो गए। उनकी लेंथ ब्रेथ ऐसे देखोगे, ठीक है। ये पूरा 30 है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो ये लेंथ 30 हो गई और इधर से ब्रेथ हो गई 1 मीटर की बस। ये वाला थोड़ा मेथड कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो आप इस मेथड को नहीं फॉलो करोगे, आप किसको फॉलो करोगे, आप इससे भी बेटर वाले मेथड, एक सिंपल मेथड को फॉलो करोगे, जो कि है उसमें क्या करना है, अगर आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, इस पूरे का एरिया निकालो और माइनस कर दो इस अंदर वाले एरिया को, है ना। टोटल में से अगर अंदर वाले को माइनस कर दे तो आपको पाथ का एरिया मिल जाएगा ना। तो ये ज्यादा इजी मेथड है। तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ पाथ कैसे कैलकुलेट करोगे, एरिया ऑफ पार्क ऐसे लिखो, माइनस कर दो एरिया ऑफ पार्क नॉट सीमेंटेड, ठीक है। एरिया ऑफ पार्क नॉट सीमेंटेड माइनस एरिया ऑफ पार्क नॉट सीमेंटेड। तो ये इस तरीके से हम एरिया ऑफ पार्क निकाल लेंगे, ठीक है। अब एरिया ऑफ पार्क कैसे कैलकुलेट होगा, 3 2 6, ये तो आप अभी निकाला था हमने एरिया ऑफ पार्क, 600 मीटर स्क्वायर निकल के आया था। कैसे, लेंथ इंटू ब्रेथ करके एरिया ऑफ पार्क निकाल लिया। एरिया ऑफ पार्क नॉट सीमेंटेड इसका निकालना है, तो इसके लिए भी हमें लेंथ इंटू ब्रेथ करना पड़ेगा। लेकिन इसकी लेंथ और ब्रेथ होगी क्या, सोचो जरा। इसकी लेंथ क्या होगी, ये टोटल लेंथ 30 है, ठीक है। उसमें से अगर आप इधर की ये विड्थ कितनी है, 1 मीटर है, इधर वाली विड्थ कितनी है, ये भी 1 मीटर है, तो ये दोनों तरफ से विड्थ आपको माइनस करनी, तो आपको ये वाली लेंथ मिल जाएगी बीच की लेंथ, ठीक है। 1 मीटर इधर से माइनस करो, 1 मीटर इधर से माइनस करो, तो वो हो जाएगी 28 मीटर। तो ये वाली जो लेंथ आ जाएगी ना, वो आएगी 28 मीटर। उसके बाद क्या करोगे, ब्रेथ कैसे निकालोगे, जो विड्थ है इसकी वो कैसे निकालोगे, उसमें भी यही करना है। टोटल 20 है, नीचे से ये वाली 1 मीटर सब्ट्रैक्ट करो, ऊपर से ये वाली 1 मीटर सब्ट्रैक्ट करो, 20 माइनस 2 मीटर, एक तरीके से 1 मीटर हो गया 2 मीटर, तो 20 माइनस 2 कितना हो गया, 18 मीटर। तो ये हो गई इसकी ब्रेथ 18 मीटर। तो अब ये कैलकुलेट कर लो, एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, 28 इंटू 18 इस तरीके से कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो ये हो गया 600 माइनस 28 इंटू 18, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 504, ठीक। 504 निकल के आएगा, इसको आप सब्ट्रैक्शन करोगे, ये हो जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। तो ये तो एरिया ऑफ पाथ निकल गया कि 96 मीटर स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको नंबर ऑफ बैग्स निकालने हैं सीमेंट के, नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। या लिख दो नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट। ये कैसे कैलकुलेट होगा, इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, एरिया ऑफ पाथ करोगे डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पाथ डिवाइडेड बाय
एरिया कवर्ड बाय 1 बैग ऑफ सीमेंट। ठीक है, इस तरीके से आप फॉर्मूला लगाओगे, जो भी पाथ का एरिया है टोटल उसको आप डिवाइड करोगे एरिया कवर्ड बाय 1 बैग ऑफ सीमेंट। ठीक है, या एरिया कवर्ड बाय 1 बैग, सीधे बस इतना ही लिखते थे तो भी चल जाता। तो नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ पाथ डिवाइड बाय एरिया कवर्ड बाय 1 बैग। एरिया ऑफ पाथ निकल के आ गया 96। एक बैग कितना कवर कर रहा है 4 मीटर स्क्वायर, तो डिवाइड कर लो कितना आ जाएगा 24। ठीक है, तो 24 बैग्स आपको साथ में लिख दो बैग्स। ठीक, 24 बैग्स सीमेंट हमें चाहिए होगा। क्या करा हमने इस पार्ट में, क्या करा, सीधे से एरिया ऑफ पाथ निकाला, उसको डिवाइड कर दिया एरिया कवर्ड बाय 1 बैग। एरिया ऑफ पाथ कैसे निकाला, टोटल पार्क में से अंदर का पोर्शन हमने माइनस कर दिया, अलग अलग दोनों का एरिया कैलकुलेट करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस तरीके से हम ये वाला पार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन का। एक नेक्स्ट पार्ट है लास्ट, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी। लास्ट पार्ट है, देयर आर 2 फ्लावर बेड्स ऑफ साइज 1.5 मीटर इंटू 2 मीटर ईच इन द पार्क। ठीक है, 2 फ्लावर बेड्स हैं इसमें पार्क में, जिनका साइज है 1.5 मीटर इंटू 2 मीटर। ठीक है, दोनों फ्लावर बेड्स का सेम साइज है। एंड द रेस्ट हैज ग्रास ऑन इट। बाकी सब में क्या है, ग्रास है। जो ये शेडेड पोर्शन है इसमें पूरे में ग्रास है। फाइंड द एरिया कवर्ड बाय ग्रास। अब हमें ये बताने कि कितना एरिया ग्रास से कवर्ड है। अब अगर ये वाला एरिया हमें चाहिए, ये पूरा शेडेड पोर्शन हमें चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, या अब कैसे कैलकुलेट करें इसको। इसके लिए क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन है इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया था, 504 निकल के आया था। उसमें से क्या करते हैं, ये फ्लावर बेड्स का एरिया हम माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास ग्रास वाला एरिया आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यही पीछे भी यही कर सब्ट्रैक्शन करके इस बार भी यही कर रहे हैं। तो एरिया कवर्ड बाय ग्रास हम इसको लिखते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया कवर्ड बाय ग्रास। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया इनसाइड द पाथ माइनस एरिया फ्लावर बेड्स, ऐसे कर देंगे। ठीक है, एरिया इनसाइड पाथ, एरिया इनसाइड पाथ ऐसे लिख दो, माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स ऐसे लिख दोगे, एरिया फ्लावर बेड्स तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर लोगे। जो एरिया है इस पे ग्रास कितने पे है उसको कैलकुलेट कर लोगे। आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करके आप खुद कैलकुलेट करने की कोशिश करो, और साथ साथ उसके बाद में ये देखना शुरू करो कि कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, अगर आपने सही आंसर करा होगा तो उसको मैच कर लेना, नहीं होगा तो देख लो कैसे होगा। तो एरिया इनसाइड पाथ हमने निकाली था 504। कैसे निकाला था, ये वाली लेंथ निकाली, ये वाली ब्रेथ निकाली। 30 में से 2 मीटर माइनस करके 28 आई थी, 20 में से 2 मीटर माइनस करके 18 आई थी। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमने निकाल दिया था 504, ये निकाला था। माइनस करना एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स, कितने फ्लावर बेड्स हैं, 2 हैं, तो पहले तो 2 इंटू करके लिख दो ताकि इसको हम भूल ना जाए। तो 2 फ्लावर बेड्स है, 2 इंटू करके लिख दिया। फ्लावर बेड्स का एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ करके, तो 2 इंटू 1.5। ठीक है, तो ये लिखो 504 माइनस 2 2 4, 4 इंटू 1.5 हो जाएगा 6। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो 1.5 इंटू 2 हो गया 3, 3 2 6 हो गया। तो 504 माइनस 6 कितना हो गया, 498। तो ये हो गया 498 मीटर स्क्वायर। फिर से यूनिट नहीं भूलना है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कैलकुलेट कर लिया। अब देखो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, ये सारी चीजें आप पहले पढ़ चुके हो, तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था, बस एक रिवीजन था वो हमने कर लिया, फॉर्मेलिटी थी। अब क्यों करनी पड़ी, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको इसी बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वो हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम नए टॉपिक देखेंगे जो इस चैप्टर में है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। कीप वॉचिंग स्क्वायर वन, योर होम फॉर लर्निंग।